हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा वर्क, पावर एंड एनर्जी, कार्य, शक्ति तथा ऊर्जा। इसके न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व करेंगे। इसके लेक्चर को हमने इसके पहले के लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है। वर्क का एक अलग लेक्चर है, पावर का उसके बाद के लेक्चर में है और एनर्जी नेक्स्ट लेक्चर में। तीन अलग अलग लेक्चर में हमने कवर किया है। इस लेक्चर में तीनों के न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़िए। अगर किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल आरोपित किया जाता है, कोई वस्तु है उस पे 10 न्यूटन का बल, फोर्स 10 न्यूटन का फोर्स आरोपित किया जा रहा है। कैसे? हॉरिजॉन्टल से, क्षैतिज से 30 डिग्री के कोण पर। मतलब ये हॉरिजॉन्टल ऐसे होता है ना, ऊपर से लाइन खींचे, अगर ऐसे लाइन खींचे तो वर्टिकल और ऐसे लाइन खींचे तो हॉरिजॉन्टल, यही होता है क्षैतिज। ऐसे तो क्षैतिज से 30 डिग्री के कोण पे। तो चलिए पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं। ये इसका डायग्राम है, ठीक है। ये एक वस्तु है, किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल आरोपित किया जाता है क्षैतिज से 30 डिग्री कोण पे। तो ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है, ये क्षैतिज है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। यहाँ से ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है, ये देखिए 30 डिग्री का कोण बना रहा है हॉरिजॉन्टल से, ठीक है। और विस्थापन 5 मीटर होता है और ये यहाँ से 5 मीटर तक जाता है, विस्थापन होता है, ठीक है। तो किए गए कार्य का मान क्या होगा? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है ये? 10 न्यूटन का बल लग रहा है ना इस वस्तु पे। 10 न्यूटन का बल 30 डिग्री के एंगल पे लग रहा है। मतलब ये कैसे? ऐसे ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है ना 10 न्यूटन का, तो उसको ड्रॉ करते हैं। ये है 10 न्यूटन का फोर्स, ओके, जो इस पे लग रहा है, 30 डिग्री पे लग रहा है। ये वाला लाइन डॉट डॉट करके हम यहाँ पे बना सकते हैं। चलिए इसको हम यहाँ पे ये वाला लाइन को डॉट डॉट करके यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अब ये 30 डिग्री आपको लग रहा है, दिख रहा है यहाँ से, ये देखिए 30 डिग्री, ओके, ये यही वाला है 30 डिग्री। और 5 मीटर का विस्थापन होता है, तो ये जो डिस्टेंस है ये 5 मीटर हुआ, जिसको हम 5 मीटर ड्रॉ कर लेते हैं। ये वाला जो डिस्टेंस है ये होता है 5 मीटर, ओके। ये है फोर्स, ये है एस डिस्प्लेसमेंट, और ये है फोर्स एफ 10 न्यूटन। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो कि कितना कार्य हुआ, किए गए कार्य का मान। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? कार्य का मान पूछ रहा है ना, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क, कार्य। वर्क होता है F इंटू एस कॉस थीटा। फोर्स कितना लग रहा है? 10 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय एस, डिस्टेंस 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर, एंड कॉस थीटा कितने डिग्री के एंगल पे। वर्क में ये जो एंगल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने वर्क के चैप्टर में आपको बताया था कि ये जो एंगल बन रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितना वर्क हुआ। वर्क हुआ भी है या नहीं हुआ है, पॉजिटिव हुआ, नेगेटिव हुआ या 0 हुआ, उस सब के लिए ये एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कॉस 30 डिग्री, तो 10 इंटू 5 इंटू कॉस 30 डिग्री कितना होता है? √3/2। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? ये 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 इंटू 5 25 √3। ये आया W, वर्क। वर्क कितना आ गया हमारा? 25 √3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट बात, ये 25 √3 आया क्या, इसका यूनिट क्या होगा? 25 √3 के आगे क्या लिखेंगे हम? जूल। वर्क का ऐसा यूनिट होता है जूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए। अगर द्रव्यमान, मतलब मास होता है, द्रव्यमान को मास बोलते हैं, ओके। अगर द्रव्यमान को स्थिर रखकर, मास कांस्टेंट है, ओके, मास जो है वो कांस्टेंट है, स्थिर रखकर मोमेंटम में 20% की वृद्धि कर दी जाए। मोमेंटम है, मोमेंटम को P से डिनोट करते हैं ना, मोमेंटम को हम P से डिनोट करते हैं, ठीक है। 20% वृद्धि कर दी जाए, मतलब इंक्रीज कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। तो गतिज ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, ये पूछा है, ओके। तो मोमेंटम P, काइनेटिक एनर्जी
इसमें कोई एक रिलेशन था जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा था, काइनेटिक एनर्जी वाले एनर्जी के चैप्टर में हमने पढ़ा था कि मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन है। तो क्या रिलेशन था? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p²/2m, ये रिलेशन था। p मतलब मोमेंटम है, p मोमेंटम को डिनोट किया गया है यहाँ पे, p से मोमेंटम है, p²/2m, ये रिलेशन था हमारा काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच का। ओके, तो इसमें हम पुट करके इसको सॉल्व करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कितना दिया गया है, काइनेटिक एनर्जी और p दोनों में से किसी की वैल्यू नहीं दी गई है। ओके, दोनों में से किसी की भी वैल्यू नहीं दी गई है ना, सिर्फ बोला गया है कि मास कांस्टेंट है, कोई वैल्यू हमारे पास है ही नहीं, तो हम मान के इसको सॉल्व करेंगे। तो मान लीजिए लेट p इक्वल टू 100, इनिशियली p को हमने 100 मान लिया है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियली मतलब पहले कितना था, बाद में मोमेंटम में 20% इंक्रीज हो जाता है, लेकिन पहले मान लिया है, ये 20% इंक्रीज होने के पहले मान लेते हैं कि मोमेंटम 100 था। अगर मोमेंटम 100 था तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? तो काइनेटिक एनर्जी होगा ये p का स्क्वायर, यहाँ पे p की वैल्यू हमने पुट कर दी, अपॉन 2m। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 आ गया। अब काइनेटिक एनर्जी जब इनिशियल था, ये फाइनल कर लेते हैं, f मतलब फाइनल। ओके, तो फाइनली 20% इंक्रीज हो जाता है। 100 का 20% कितना होता है? 100 का 20% 20 होगा ना, तो 20% बढ़ गया, मतलब दोनों मिला के 120 हो गया। तो p कितना हो गया? 120। यहाँ पे p की जगह 120 रखेंगे, 20% बढ़ गया, p का स्क्वायर बटा 2m। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन आ गया। क्या पूछा है? इसमें पूछा गया है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, तो परसेंटेज चेंज कितना होगा। जो फाइनल है जितना बढ़ा उसमें से जो पहले से था उसको घटा लेंगे तो हमें पता चल जाएगा। परसेंटेज में पूछा है, इसीलिए इसका फॉर्मूला होगा परसेंटेज चेंज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। बाद में जो हुआ बढ़ा उसमें से पहले जो था उसको घटा लेंगे, डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी इनिशियल मल्टीप्लाई बाय 100। ये फॉर्मूला होगा। इसमें हम सबका वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। चलिए सबकी वैल्यू पुट करते हैं। काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना था? 20% बढ़ गया था ना फाइनल में, तो 120 का स्क्वायर बटा 2m, ये था ना फाइनली, बढ़ गया था। ये है हमारा काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना था, पहले से कितना था, पहले से हमने 100 माना था ना, 100 का स्क्वायर बटा 2m। काइनेटिक एनर्जी का यही फॉर्मूला आया था ना, देख लीजिए, देख लेते हैं एक बार। ये देखिए काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना था, 100 का स्क्वायर बटा 2m, और फाइनल कितना था, 120 का स्क्वायर बटा 2m, डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना था, 100 स्क्वायर अपॉन 2m मल्टीप्लाई बाय 100। ये फॉर्मूले में हमने पुट किया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो 120 का स्क्वायर कितना होगा, 14400 अपॉन 2m माइनस 1 पर 4 0 अपॉन 2m, पूरे के डिवाइडेड बाय, ये भी उतना ही आएगा, दोनों सेम है, 1 पे 4 0 बटा 2m मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसको सॉल्व करेंगे। ये ऊपर वाले को एलसीएम लेंगे तो अब 2m आएगा, 14,400 माइनस 1 पे 4 0, ये डिवाइडेड बाय 1 पे 4 0 बटा 2m मल्टीप्लाई। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 14400 माइनस 1000, इन सबको माइनस करेंगे इन दोनों को, तो ये आएगा 4400 अपॉन 2m। ये वाला वैसे के वैसे नीचे हो गया, ठीक है, ये पूरा ये वैसे नीचे हो गया। 4400 डिवाइडेड बाई 2m, ये इस पूरे को डिवाइड करेंगे इससे, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4400 अपॉन 2m डिवाइडेड बाई, ये डिवाइड हो रहा है ना, 10000 अपॉन 2m। इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये होगा 4400 अपॉन 2m, ये जो डिवाइड है
ये मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो 2m ऊपर चला जाएगा, 1 0 0 0 0 नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 2m कट जाएगा, ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा, ये 2 0 से ये 2 0 कट जाएगा, तो कितना बचा, बताइए कितना बचा, आंसर क्या आया, सब तो कट ही गया ना, 44 बचा सिर्फ, तो 44%, ये हो गया हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़िए। अगर दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा समान हो, दो अलग अलग वस्तु है, अलग अलग द्रव्यमान का वस्तु है, एक ये है एक ये है, ठीक है, दोनों का मास अलग अलग है ना, द्रव्यमान अलग है, तो मान लीजिए इसका मास m1 है और इसका मास m2 है, द्रव्यमान मतलब मास होता है, ओके, कि वस्तु का गतिज ऊर्जा समान है, गतिज ऊर्जा समान है मतलब काइनेटिक एनर्जी जो इसका है वही इसका है, तो यहाँ पे 1 2 लिखने की जरूरत नहीं है, या मास हमने m1 और m2 इसलिए लिखा क्योंकि दोनों अलग अलग है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी दोनों में सेम है, तो 1 2 लिखने की जरूरत नहीं है, ke1 ke2 ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, दोनों में काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो हमने ke लिख दिया, ओके। तो संवेग, संवेग मतलब पूछ रहा है मोमेंटम, मोमेंटम क्या होगा, तो p1 p2 क्या होगा, संवेग क्या होगा, दोनों का मास अलग अलग है, दोनों का काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो संवेग क्या होगा, हल्के वाले का अधिक होगा, भारी वाले का अधिक होगा, या दोनों का बराबर होगा, या इनमें से कोई नहीं। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन पूछा जाए तो पहले तो ये जो 3 चीजें हैं इससे आपको रिलेशन पता है कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में क्या रिलेशन था, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, यहाँ इसके नीचे इसका सॉल्व करूंगी, इसके नीचे मैं इसका सॉल्व करूंगी, ओके। तो जो कॉमन फॉर्मूला है मैं यहाँ पे साइड में लिख लेती हूँ, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p² अपॉन 2m, ये हमारा फॉर्मूला था, ठीक है। इसी से हम इसको सॉल्व करेंगे और फिर इसको अलग सॉल्व करेंगे, ओके, दोनों को हम अलग अलग सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले इसको देखते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p², यहाँ पे p1 है ना, p1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू m, 2 इंटू m, मास कितना है यहाँ पे, m1 है मास, m1, ये यहाँ पे भी सेम वैसे ही लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू p², यहाँ पे p कितना है, p2 है, तो p2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू m, m कितना है यहाँ, मास कितना है, m2 के बराबर, ठीक है। अब देखिए ये तो हमने लिख लिया, क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में बोला था कि दो अलग अलग द्रव्यमान का वस्तु है जिसमें काइनेटिक एनर्जी दोनों का सेम है, गतिज ऊर्जा सेम है, तो जो सेम है ना उन सबको उसको एक साइड रखेंगे, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू नहीं रखेंगे क्योंकि ये तो दोनों सेम है ना, p अलग अलग है, मोमेंटम अलग अलग है, तो p इक्वल टू कर लीजिए, p को इक्वल टू के अकेले रख लीजिए, बाकी सबको एक साइड कर लेंगे क्योंकि हमको p निकालना है, संवेग कितना होगा, हल्के वाले का अधिक होगा, भारी वाले का अधिक होगा, मोमेंटम कितना होगा, हमको मोमेंटम निकालना है ना, तो p को एक साइड कर लीजिए, तो ये इधर रहेगा, 2m इस साइड जाएगा, 2m जब इधर जाएगा तो ke के साथ मल्टीप्लाई होगा, ke मल्टीप्लाई बाई 2m1 p1 का स्क्वायर, ये हो गया। हमको मोमेंटम निकालना है ना, ये निकालना है कि संवेग कितना होगा, क्वेश्चन में यही पूछा है ना, ये देखिए, तो संवेग, संवेग कितना होगा, संवेग को ही p बोलते हैं, इसी को हम p बोलते हैं, p कितना होगा, हल्के वाले का अधिक, भारी वाले का अधिक, दोनों का बराबर, p का वैल्यू पूछा है संवेग का, तो p को हम एक साइड रखेंगे, बाकी को एक साइड ले जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं p1 के स्क्वायर इक्वल टू ke मल्टीप्लाई बाई 2m1, ठीक है। सिमिलरली इसको सॉल्व करेंगे, ke इंटू 2m2 इक्वल टू p2 का स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज p2 को इधर ले लेते हैं, p2 का स्क्वायर इक्वल टू ke मल्टीप्लाई बाई 2m2। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए ये जो काइनेटिक एनर्जी है दोनों का सेम है और कांस्टेंट है, समान है, ठीक है,
ये तो समान है, ये चेंज नहीं होगा, काइनेटिक एनर्जी नहीं चेंज होने वाला। और ये जो 2 है ये भी कांस्टेंट है, तो ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा कांस्टेंट हो गया। ठीक है, इस पूरा को हम लिख देंगे कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है। ठीक है, ये चेंज नहीं होगा, ये कांस्टेंट है। सिमिलरली इसमें ये वाला कांस्टेंट है के ई इंटू 2। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, ये तो कांस्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी दोनों का बराबर है। अगर इसमें हम 5 से गुना करेंगे तो इसमें भी 5 से ही गुना करेंगे, इसमें 10 से गुना करेंगे। अगर काइनेटिक एनर्जी 10 आता है तो यहाँ पे भी 10 से गुना करेंगे, तो यहाँ पे भी 10 से गुना करेंगे, दोनों जगह बराबर है ना। अगर काइनेटिक एनर्जी 20 है मान लीजिए, तो यहाँ पे 20 से गुना करेंगे तो यहाँ पे भी 20 से गुना करेंगे, मतलब दोनों जगह वैल्यू सेम आएगी। तो काइनेटिक एनर्जी जो भी है यहाँ भी वही है। और ये 2 भी कांस्टेंट है, तो ये पूरा कांस्टेंट हो गया, यहाँ ये पूरा कांस्टेंट हो गया। तो हमें क्या पता चलता है, हमें ये पता चल रहा है कि अगर m बढ़ेगा तो p का स्क्वायर भी बढ़ेगा, अगर m घटेगा तो p का स्क्वायर भी घटेगा। ये देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, p1 का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1। ये आ रहा है यहाँ से आ रहा है p2 का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m2। ये आया यहाँ पे। तो इससे हमें क्या पता चलता है, p1 m1 p2 m2, इसका मतलब कॉमन अगर लिखें, कॉमन इक्वेशन लिखें तो p का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। ये हुआ ना, इसका मतलब क्या हुआ, अगर मोमेंटम ज्यादा होगा, अगर मास ज्यादा होगा तो मोमेंटम भी ज्यादा होगा, अगर मास कम होगा तो मोमेंटम भी कम होगा। ठीक है, मास अगर ज्यादा होगा तो p का स्क्वायर भी ज्यादा होगा, मोमेंटम भी ज्यादा होगा। अगर मास कम होगा तो मोमेंटम p का स्क्वायर भी कम होगा, है ना। तो अब बताइए इसका आंसर क्या होगा, कि संवेग क्या होगा, हल्के वाले का अधिक, भारी वाले का अधिक, या दोनों का बराबर। दोनों का बराबर तो नहीं होगा, अभी हमने देखा कि मास ज्यादा तो p भी ज्यादा, मास कम तो p भी कम। तो मतलब अगर मास ज्यादा मतलब भारी रहेगा तो संवेग ज्यादा होगा, अगर मास कम मतलब हल्का रहेगा तो संवेग कम होगा। तो कौन सा आंसर होगा इसका, हल्के वाले का अधिक नहीं, हल्के वाले का कम। मास कम तो p भी कम था ना, वहां नीचे हमने देखा। भारी वाले का अधिक, मास ज्यादा तो p भी ज्यादा। ये आंसर हो गया। यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है ना हल्का वाले का p ज्यादा, ऐसे बोल रहा है। ज्यादा नहीं होगा ना, हल्के वाले का तो p कम होगा, ज्यादा कैसे हो सकता है, तो ये गलत हो गया। ये होगा दोनों का बराबर नहीं हो सकता। अगर m बढ़ेगा तो p भी बढ़ेगा, m घटेगा तो p भी घटेगा, बराबर हो ही नहीं सकता, ये भी गलत। भारी वाले का अधिक होगा। ठीक है, इसके रिलेटेड सिमिलरली सेम वे में एक और क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगी, जिसमें क्या है, इसमें काइनेटिक एनर्जी बराबर था ना, उसमें हम लेंगे मोमेंटम बराबर होगा तो क्या होगा। तो चलिए उसको देखते हैं। चलिए इसको देखिए, अगर दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु, दोनों का द्रव्यमान अलग अलग है, मतलब मास अलग अलग है दोनों का, इसका m1 तो इसका m2। ओके, वस्तु का संवेग समान हो, p समान है, दोनों का मोमेंटम समान है, तो गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। ये ऑप्शन है, गतिज ऊर्जा क्या होगा, ये ऑप्शन है। काइनेटिक एनर्जी 1, इसका हम मान लेते हैं काइनेटिक एनर्जी 2। तो जैसे इसके पहले के क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया ना, एग्जैक्टली सेम इसको भी सॉल्व करना है। तो ये हमारा बेसिक फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच के जो रिलेशन है उसका ये बेसिक फॉर्मूला है, इससे हम इसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए ये इस फॉर्मूला में इस सबको पुट करेंगे। काइनेटिक एनर्जी कितना है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 1 के बराबर, तो ke1 इक्वल टू p है, p का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू m, m कितना है, m1 है यहाँ पे भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ke2 इक्वल टू p का स्क्वायर अपॉन 2m2। ओके, अब यहाँ पे क्या बोला है, हमको गतिज ऊर्जा फाइंड करना है ना, काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है ना। तो काइनेटिक एनर्जी एक तरफ रहेगा, बाकी सब इक्वल टू के दूसरे तरफ। तो ये तो एक तरफ है ही, इसको इधर उधर करने की जरूरत नहीं है हमें। तो यहाँ पे आप देखिए काइनेटिक एनर्जी, ये है p जो है मोमेंटम, अगर मोमेंटम 10 आता है, मान लीजिए 10 आता है,
तो यहाँ भी 10 होगा, यहाँ भी 10 होगा। अगर मोमेंटम 20 है, यहाँ भी 20 होगा, यहाँ भी 20 का स्क्वायर होगा। अगर 40 है तो यहाँ भी 40 का स्क्वायर, यहाँ भी 40 का स्क्वायर। फर्क नहीं पड़ेगा ना, कांस्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है और 2 तो कांस्टेंट है ही। तो p²/2 ये हो गया कांस्टेंट, क्योंकि p सेम है, दोनों में p सेम है, दोनों में p सेम है। तो p अगर यहाँ पे जो भी आता है, जो भी आंसर आता है उसको हम p से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर p आता है 10 तो यहाँ पे जो भी आया अगर उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और इधर भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों जगह बराबर बढ़ेगा, बराबर घटेगा। ठीक है, तो p हमारा कांस्टेंट होता है। तो ये पूरा कांस्टेंट है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि Ke1 जो है वो डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है m1 के। m1 नीचे है ना, 1/m1, ये पूरा तो कांस्टेंट हो गया। सिमिलरली इस साइड Ke2 इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू m2। इन दोनों से हमें क्या पता चलता है, एक कॉमन रिलेशन लिखिए कि काइनेटिक एनर्जी जो है मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर मास बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी घटेगा, मास घटेगा तो ये बढ़ेगा, दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है, अगर मास कम होगा मतलब अगर हल्का वस्तु रहेगा तो उसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा। अगर भारी वस्तु है, मास ज़्यादा है, तो काइनेटिक एनर्जी कम होगा, है ना। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को कि अगर मास ज़्यादा मतलब भारी तो काइनेटिक एनर्जी कम, मास कम मतलब हल्का तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा। इससे तो हमें यही पता चल रहा है ना, ये पता चल रहा है ना इससे। तो चलिए अब हम ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन कौन सा हमारा सही है। तो गतिज ऊर्जा क्या होगा, हल्के वाले का अधिक होगा, हल्का मतलब मास कम का अधिक होगा। हाँ, ये हमारा सही है। भारी वाले का अधिक होगा, नहीं, भारी वाले का तो कम होगा। अगर मास ज़्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी कम होगा, भारी वाले का अधिक हो ही नहीं सकता। दोनों का बराबर पॉसिबल ही नहीं है, दोनों का बराबर कहाँ है, ये ज़्यादा तो ये कम, ये कम तो ये ज़्यादा, पॉसिबल ही नहीं है ये। तो हमारा आंसर होगा हल्के वाले का अधिक होगा, ऑप्शन नंबर 1। इस क्वेश्चन को देखिए, अगर किसी स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट 100 न्यूटन मीटर हो तो उस स्प्रिंग की लंबाई में परिवर्तन 10 सेंटीमीटर हो तो उस स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पहले पोटेंशियल एनर्जी इन स्प्रिंग ये टॉपिक कवर करना पड़ेगा। ये जो रह गया था एनर्जी वाले चैप्टर में, ये स्प्रिंग वाला टॉपिक रह गया था। ये एक बहुत ही छोटा टॉपिक है, इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इन स्प्रिंग, स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है इसको देखते हैं। ओके, अगर किसी स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K है, ठीक है, कोई भी स्प्रिंग है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है, कितना है, K है, और स्प्रिंग की लंबाई में परिवर्तन x है। मतलब ये जो स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग को अगर हम खींचते हैं तो अगर हम इस स्प्रिंग को खींचेंगे तो ये S से खींचा के इतना हो जाएगा, ठीक है, या फिर ऐसे बहुत ज़्यादा खींच लिए तो ये S से हो जाएगा। तो पहले से इसका लंबाई मान लीजिए L था, ठीक है, तो फिर ये इतना ज़्यादा हो गया ना, ठीक है, तो कितना, ये यहाँ से यहाँ तक L था, कितना परिवर्तन हुआ, लंबाई में जो परिवर्तन हुआ वो x हुआ, x एक्स्ट्रा हुआ। ठीक है, तो स्प्रिंग को जब हमने खींचा तो ये x लंबाई में परिवर्तन हुआ। तो किसी स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K है और स्प्रिंग की लंबाई में परिवर्तन x हो तो स्प्रिंग में स्टोर्ड काइनेटिक एनर्जी, अगर इस स्प्रिंग को हम खींचते हैं तो इसमें काइनेटिक एनर्जी स्टोर हो जाता है ना। इसको हम छोड़ेंगे तो ये जोर से इधर उधर होकर स्थिर हो जाएगा। इसमें काइनेटिक ये पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया, खींचा हमने तो कितना स्टोर हुआ पोटेंशियल एनर्जी, तो उसका फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू 1/x, P इज इक्वल टू 1/2, 1/x नहीं 1/2 हाफ होता है, 1/2 K इंटू एक्स का स्क्वायर। ये है पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर हुआ स्प्रिंग में। स्प्रिंग जो हमने खींचा तो खींचने के बाद कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा उसका फॉर्मूला ये है, जहाँ पे K जो है स्प्रिंग कांस्टेंट है
और जो x है लेंथ में कितना चेंज हुआ ये वो है। तो चलिए इसी बेसिस पे हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पे k का वैल्यू क्या है इस क्वेश्चन में, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट 100 न्यूटन पर मीटर है, ठीक है। तो k कितना है, स्प्रिंग कांस्टेंट होता है ना k, 100 न्यूटन पर मीटर। तो स्प्रिंग की लंबाई में परिवर्तन 10 सेंटीमीटर हो, कितना परिवर्तन हुआ, परिवर्तन को क्या लिखते हैं x से ना, x कितना है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को हम मीटर में बदलेंगे तो कितना से भाग लगाएंगे, एक सेंटीमीटर को जब हम मीटर में बदलते हैं तो कितना से भाग लगाते हैं 100 से, ठीक है। तो ये कितना आएगा 0.10 मीटर। तो चलिए ये दोनों वैल्यू को, ये x का ये वैल्यू आया, इन दोनों को इस फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, हाफ k x का स्क्वायर, हाफ k कितना है 100, x कितना है 0.10 का स्क्वायर, तो कितना होगा 1/2, 100 मल्टीप्लाई बाय 0.10 मल्टीप्लाइड बाय 0.10। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 10, ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 1 आएगा, पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 0, ये भी वैसे ही लिखेंगे ये, ठीक है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 100 से 100 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, तो कितना आया 1/2 बचा, बाकी सब तो कट गया। तो 1/2 का मतलब क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी, 1/2 जूल लिख सकते हैं या फिर पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 0.5 जूल। ये हमारा आंसर हो गया, ओके। इस क्वेश्चन को देखिए, 60 केजी का एक व्यक्ति 100 सेंटीमीटर ऊंचाई की 100 सीढ़ियां 1 मिनट में चढ़ता है, मतलब ऐसा कोई सीढ़ी है इस तरीके का, ठीक है। और ये जो सीढ़ी है ना, सीढ़ी की ऊंचाई कितनी है, सीढ़ी की ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर, मतलब ये जो ऊंचाई है सीढ़ी का ऊंचाई है ये है 10 सेंटीमीटर का, ठीक है। और ऐसा 100 सीढ़ी है, ये कितना है, ये टोटल 100 सीढ़ी है, ठीक है। 100 सीढ़ी कितनी देर में चढ़ता है, 1 मिनट में चढ़ता है। 10 सेंटीमीटर हाइट का 100 सीढ़ी 1 मिनट में चढ़ता है। तो उस व्यक्ति की शक्ति क्या होगी, शक्ति निकालना है हमें, पावर निकालना है कि उस आदमी में कितना शक्ति था कि वो 100 सीढ़ियाँ 10 सेंटीमीटर का 1 मिनट में ही चढ़ गया। ऐसा भी तो होता है ना कि देखिए 100 सीढ़ी तो बहुत होता है और सब 10-10 सेंटीमीटर का है हाइट पे, तो कोई इंसान ज़्यादा थक जाता है, वो 100 सीढ़ी 5 मिनट में चढ़े, हो सकता है। कोई बहुत फुर्तीला है, उसके अंदर बहुत ताकत है, बहुत शक्ति है, 1 मिनट में ही चढ़ गया। कोई कम शक्ति वाला है, हो सकता है वो 100 सीढ़ी को चढ़ने में 4 मिनट ले, होता है ना। तो जिसके पास ज़्यादा शक्ति रहेगा वो जल्दी चढ़ जाएगा। हाँ, तो आप बताइए कि वो 100 सीढ़ी चढ़ा 1 मिनट के अंदर, जो 10-10 सेंटीमीटर के हाइट पे था, तो उस व्यक्ति के अंदर कितना शक्ति था, कितना उसके अंदर कितना शक्ति था, कितना पावर था कि वो इतना जल्दी चढ़ गया, 1 मिनट में ही चढ़ गया 100 सीढ़ी। तो चलिए उस व्यक्ति का पावर हम निकालते हैं। उस व्यक्ति का वजन है, मास है 60 केजी, सीढ़ी का हाइट कितना है 10 सेंटीमीटर का है, तो 10 सेंटीमीटर तो एक सीढ़ी का हाइट है ना, ये तो ऐसा 100 सीढ़ी है, तो टोटल हाइट कितना हुआ 100 सीढ़ी का 1000 सेंटीमीटर हुआ, ठीक है। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं, ये केजी में है, इसको मीटर में चेंज करते हैं सेंटीमीटर को। तो सेंटीमीटर को जब हम मीटर में चेंज करते हैं तो 100 से भागा करते हैं, उतना मीटर हो जाएगा, तो हाइट आएगा हमारा 10 मीटर, मतलब टोटल हुआ ये 10 मीटर, ठीक है। जी दिया हुआ है, जी का वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है ये, ठीक है। और नहीं भी दिया हुआ है तो जी का नॉर्मल वैल्यू 9.8 लेते हैं ना, बट न्यूमेरिकल्स में हमने 10 इसलिए यहाँ पे दे दिया गया है क्योंकि 9.8 लेते हैं तो कैलकुलेशन में थोड़ा सा मुश्किल होता है, हमें ज़्यादा कैलकुलेट करना पड़ता है, लेकिन 10 रहता है तो हम इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं। और देखिए दोनों अप्रॉक्स तो सेम है ना, थोड़ा बहुत तो सेम ही है, 9.8 और 10 अप्रॉक्स सेम है, ओके। टाइम कितना लेता है वो, टाइम लेता है
1 मिनट का। 1 मिनट लेता है ना 100 सीढ़ी चढ़ने में, 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड। ठीक है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर का फॉर्मूला क्या होता है कि कितना काम किया और कितना टाइम में किया, भागा टाइम। अगर वो ज़्यादा काम करता है कम टाइम में मतलब ज़्यादा पावर है, कम काम करता है कम टाइम में मतलब कम पावर है। ये मैंने सिखाया था पावर वाले चैप्टर में। ठीक है, तो कितना काम किया कितना टाइम में, कितना टाइम लगाया उस काम को करने में, वो पावर होता है। तो पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। P इज इक्वल टू वर्क का क्या फॉर्मूला होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, ये मैं इस साइड कर रही हूँ। ठीक है, फोर्स का होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। और ये जो डिस्प्लेसमेंट पहले से है वो हमने लिखा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम। पावर इज इक्वल टू मास m, एक्सेलरेशन का a, डिस्प्लेसमेंट का s अपॉन t। ये पावर का फॉर्मूला बन गया हमारा। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले में ये सारा वैल्यू हम पुट करेंगे। एक्सेलरेशन कितना है? एक्सेलरेशन तो g के बराबर है ना, g यहाँ पे g का वैल्यू दिया हुआ है, g के बराबर a, तो यहाँ पे m इंटू जी इंटू एस अपॉन टी, ये लेंगे, ये वाला फॉर्मूला लेंगे। ठीक है, इसमें हम सबकी वैल्यू पुट करते हैं। चलिए, P इज इक्वल टू m कितना है, मास कितना है, 60 किलो का व्यक्ति था ना, g कितना है 10, डिस्प्लेसमेंट हाइट कितना ऊंचा तक चढ़ा था, वो 10 मीटर तक चढ़ा था ना, 10 मीटर तक चढ़ा था। देखिए हाइट यहाँ पे 10 मीटर है, डिवाइडेड बाय कितना टाइम लगाया, 60 सेकेंड लगाया ना, 60। तो P कितना आता है, P आएगा, इन सबको करेंगे सॉल्व, ये 60 से 60 कट जाएगा तो कितना बचा, 10 इंटू 10 मतलब 100 वॉट। 100 वॉट पावर था उस आदमी में, उस व्यक्ति में 100 वॉट का पावर था। ठीक है, तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन था, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, ये हमारा वर्क पावर एंड एनर्जी का आखिरी क्वेश्चन है। इसको देखते हैं। 373 मीटर गहरे तालाब, एक तालाब है, कितना गहरा है वो, कितना गहरा है, 373 मीटर, 373 मीटर गहरा तालाब है। ठीक है, ये तालाब है, में से 360 kg पानी आधे घंटे में निकाला जाता है। इसमें से पानी निकाला जाता है, कितना पानी निकाला जाता है, 360 किलो पानी। कितनी देर में निकाला जाता है, आधे घंटे में। ये निकाला जाता है हाफ आवर में, आधे घंटे में। ठीक है, तो उस मोटर पंप की शक्ति क्या होगी। यहाँ पे एक मोटर लगाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एक मोटर लगाया है हमने, इस मोटर से इस तालाब में जो पानी है ना उसको हम निकाल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई मोटर फिट कर दिए हैं जो इस तालाब के पानी को निकाल रहा है। तो अगर हम ज़्यादा कैपेसिटी की मोटर लगाएंगे, बड़ी मोटर लगाएंगे तो वो ज़्यादा पानी निकालेगा। छोटी मोटर लगाएंगे जिसका कम कैपेसिटी होगा वो कम पानी निकालेगा। आधे घंटे में सारा मोटर बराबर पानी तो नहीं निकालेगा, एक मोटर छोटा है, एक मोटर बड़ा है, एक 1 HP का है, एक 5 HP का है, अलग अलग HP का आता है ना। यहाँ जो मोटर है उसका पावर, हॉर्स पावर में उसका जो शक्ति होता है हॉर्स पावर में गिनते हैं ना। मोटर का हाफ हॉर्स पावर का भी आता है, 1 हॉर्स पावर का भी आता है, 5 हॉर्स पावर का भी मोटर आता है, अलग अलग शक्ति का मोटर आता है। ठीक है, तो अगर आप हाफ HP वाला लगाएंगे मोटर तो कम पानी निकालेगा, 1 HP वाला मोटर लगाएंगे तो इससे ज़्यादा पानी निकालेगा उतने ही देर में। अगर आप 5 HP का मोटर लगाते हैं तो उतने ही देर में इन दोनों से ये बहुत ज़्यादा पानी निकालेगा, है ना। तो कौन सा मोटर लगा हुआ था, कितने शक्ति वाला मोटर लगा हुआ था कि आधा घंटा में 360 किलो पानी निकाला, ये हमें निकालना है इसमें। ठीक है, तो मास दिया गया है 360 किलो निकाला गया ना पानी, 360 किलो। हाइट कितना है, 373 मीटर। टाइम कितनी देर में, हाफ आवर में ना, हाफ आवर में मतलब कि 60 मिनट होता है 1 घंटा में, 1 घंटा का आधा है मतलब 30 मिनट हुआ ना। मिनट को सेकंड में बदलना है तो 60 से गुना करेंगे तो ये सेकंड में बदल जाएगा, 1800 सेकंड आएगा। ये आपका टाइम हो गया। ठीक है, टाइम सेकंड में हमने निकाल लिया। पावर का क्या फॉर्मूला होता है, mgh/t।
इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था ना ये कैसे आया था। इस क्वेश्चन में हमने देखा था ना कि पावर का फॉर्मूला mgh, हाइट है ना, ये s जो है डिस्टेंस, ये हाइट ही तो है, तो mgh/t यहाँ पे कैसे आया हमने देखा। तो यहाँ पे वही फॉर्मूला है mgh/t। तो चलिए इसमें सबकी वैल्यू पुट करते हैं। मास है 360, g है 10, g का वैल्यू 10 लेते हैं ना, 9.8 होता है, लेकिन इजी कैलकुलेशन के लिए हम 10 ले लेते हैं। और ये हाइट है 373, ये हाइट तालाब का, डिवाइडेड बाय 1800 सेकेंड। इसको जब हम सॉल्व करेंगे ना तो 746 वॉट आएगा। P इक्वल टू, हमने पावर वाले चैप्टर में पढ़ा था कि वॉट को HP में कैसे लिखते हैं। 1 हॉर्स पावर में होता है 746 वॉट, ये हमने पढ़ा था। तो 746 वॉट आया ना, मतलब कितना हॉर्स पावर था, वो मोटर था, 1 हॉर्स पावर का मोटर था। आ गया हमारा आंसर, ठीक है, 1 हॉर्स पावर मोटर। क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है, उस मोटर पंप की शक्ति क्या होगी, क्या होगी, 1 हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर की शक्ति होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जितना न्यूमेरिकल्स था ऑलमोस्ट सारे टाइप के हमने कवर कर लिए हैं, और एक्स्ट्रा जो न्यूमेरिकल्स है वो आप प्रैक्टिस करिएगा, और डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछेंगे, ओके। तो ये चैप्टर हमारा जो सारा न्यूमेरिकल्स वाला था वो कंप्लीट होता है। धन्यवाद।